देखिए, लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सुबह से दिल्ली चुनाव के नतीजे देख रहे थे और लगभग तस्वीर अब साफ हो चुकी है। दिल्ली में एक बार फिर से अब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है और कहीं ना कहीं ये जो सरकार बनाने की कवायद है बीजेपी की, उसकी शुरुआत आज से ही हो जाएगी, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि बीजेपी की तरफ से जो नेताओं के नाम है वो भी रेस में आ चुके हैं। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर मनोज मालनिल जी जुड़े हुए हैं और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस चुनाव के परिणाम जो सामने आए उसके नतीजों का क्या मायने हैं। सबसे पहले तो बीजेपी के लिए 27 साल के बाद दिल्ली में सरकार बनाना कितनी बड़ी उपलब्धि है? जाहिर तौर पर 27 साल बाद जो है अगर बीजेपी जो है फिर से सत्ता में आ रही है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोग ऐसे बातें कर रहे थे, बता रहे थे कि वनवास जो है हम तो आमतौर पर जो है वो 14 साल का होता है, तो लगभग ये 2 वनवास के बराबर हो गया था भारतीय जनता पार्टी के लिए। देखा जाए तो 27 साल यानी कि 28 में 1 साल कम। और इस तरह से जीत कर जो है अभी 48 सीटों पर जो है पार्टी जीत रही है और लगभग यही अब रह जाएगा ट्रेंड। तो 48 सीटें 70 में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जैसा कि आप जानती हैं भारतीय जनता पार्टी करीब पिछले 2015 चुनाव से ही जो है बहुत जोर आजमाइश कर रही थी। 2015 इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2014 में भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो है बहुत बड़ी जीत के साथ आई थी। नरेंद्र मोदी लोकप्रियता के शिखर पर थे 2014 में, और उसके बाद कुछ महीने बाद जो है वो दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ था और पार्टी हार गई थी। 2015 में नहीं 2020 में भी हार गई। ये तब कि जबकि मोदी जो है उनकी लोकप्रियता बरकरार रही, वो सत्ता में लगातार बने रहे, उसके बाद भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी हार जाया करती थी। अब इस बार जो है निश्चित रूप से ये जो कामयाबी मिली है तो जाहिर है इसका श्रेय भी नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जो है उनके लिए ये चुनाव क्यों बहुत ज्यादा अहम था उसको भी समझिए। आप ऐसे देखिए 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद ये तीसरा विधानसभा चुनाव था। 2 विधानसभा चुनाव में पार्टी हार चुकी थी। उसके बाद 2019 पे थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा और वो देखिए अगर आप तो 2019 में तो खैर बहुत बड़ी कामयाबी लोकसभा में मिली थी। अभी जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर सत्ता में तो चूंकि गठबंधन था तो वो तो पूर्ण अपना पूर्ण बहुमत जो है वो पार्टी को नहीं मिला था। सहयोगी का सपोर्ट लेना पड़ा। 240 सीटों पे सिमट गई थी, 400 का इन लोगों ने जो है लक्ष्य रखा था, बार बार कह रहे थे। उसके बाद जो है सरकार बन गई, तीसरी बार बनी। ये सोचिए कि ऐसा जो है ऐसी कामयाबी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिली थी, जिसके बाद लगातार जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मोदी ने वो उपलब्धि हासिल की। उसके बाद भी कहा गया कि जो है उनकी लोकप्रियता कम हुई है और कहीं ना कहीं जो है निश्चित रूप से जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में वो कॉन्फिडेंस डगमगाता हुआ दिख रहा था। सरकार बन गई थी क्योंकि क्या हुआ कि विपक्ष को आप देखिए, राहुल गांधी, उत्तर प्रदेश से देख लीजिए तो अखिलेश यादव, ये सब बेहद आक्रामक हो गए थे। लेकिन उसके बाद फिर विधानसभा चुनाव हुए। उसमें 2 विधानसभा चुनाव ऐसा हुआ जिसकी जीत ने जो है पूरा कॉन्फिडेंस फिर से जो है वापस दिला दिया, महाराष्ट्र और हरियाणा। उसके बाद का ये चुनाव है 2025 साल का पहला चुनाव और इसी साल जो है बिहार में भी विधानसभा चुनाव है। तो आप इस तरह से देखें। और अरविंद केजरीवाल हमेशा ये कहते रहे कि भाई कुछ भी हो जाएगा और नरेंद्र मोदी मुझे दिल्ली में नहीं हरा सकते हैं, इस जन्म में तो नहीं हरा, इस जन्म में नहीं हरा सकते हैं। और उसके बाद जो है ये केजरीवाल को जो है वो खुद अपनी सीट हार गए। वो जो अभी वर्तमान जो मुख्यमंत्री उनकी थी वो मुश्किल से वो जीत पाई। उसके बाद जो है उनके दूसरा सबसे बड़ा उनका चेहरा, आम आदमी पार्टी का दूसरा जो सबसे बड़ा चेहरा है मनीष सिसोदिया, वो चुनाव हार गए। कई बाकी जो मंत्री हैं वो हार गए। तो ये तो बहुत बुरी हार आप कहेंगे। और बड़ी उपलब्धि इसलिए भी है कि देखिए आप ऐसे देखिए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो विपक्ष का जो चेहरा है, कौन कौन चेहरा है जो प्रोमिनेंट फेसेस जिसको कहते हैं, आपके राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल। इन्हीं चेहरों की बात होती रही है जब मोदी के
खिलाफ जो है, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जिन विपक्षी चेहरों की बात होती है उसमें एक चेहरा माना जाता रहा और वो चेहरा जो है ध्वस्त हो गया। तो आप उसको उस तरीके से देखिए, और 2014 से ही पीछे लगे हुए। बिल्कुल, हम इस कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी बीच हम दर्शकों को ये तस्वीर दिखा दें। मनोज तिवारी आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए, मनोज तिवारी के चेहरे पर जो खुशी है वो दिख रही है, और खुशी क्यों ना दिखे, क्योंकि बहुत मेहनत की बात कही जा रही थी और ये भी कहा जा रहा था कि मनोज तिवारी भी लगातार बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करते रहे, तो उनका जो मेहनत, उनकी तरफ से जो मेहनत किया गया उसका क्या रिजल्ट मिलता है। और ये बीजेपी ऑफिस की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आपसे कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और संबोधन करेंगे। पीएम मोदी की अगर हम बात करें तो एक सिलसिला चलता आ रहा है, जब भी चुनाव परिणाम आते हैं फिर पीएम मोदी आते हैं और संबोधन करते हैं, कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। क्या लगता है इस बार क्या मेन फोकस रहेगा? देखिए, बेसिकली इसके लिए एक शब्द आप इस्तेमाल कर सकती हैं, परिपाटी। अब एक तरह से हर चुनाव के बाद आपने देखा होगा हाल के वर्षों में, हर एक चुनाव के बाद जो है, चुनाव परिणाम आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पार्टी मुख्यालय आते हैं। ये देखिए पार्टी मुख्यालय की तस्वीर है, दर्शक देख रहे होंगे। वो पार्टी मुख्यालय आते हैं, परिणाम जैसा भी रहा हो वहां पे जो कार्यकर्ता मौजूद होते हैं उनके माध्यम से देश भर के कार्यकर्ता और यहां तक के आम लोगों को भी जो है वो एड्रेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली इसमें आकर वो जो है एक तरह से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। जहां चुनाव होता है वहां के लोगों का धन्यवाद ज्ञापन होता है, और जो वहां पे उनके कार्यकर्ता मौजूद होते हैं उसको वो श्रेय देते हैं, कहते हैं कि बहुत बधाई, ये आपने जो मेहनत की ये उसका परिणाम है। तो देखिए, कोई भी जो बड़ा नेता होता है ना, कोई भी जो लीडर होता है, वो लीडर क्या है, वो जो उपलब्धि हासिल होती है, जो कामयाबी मिलती है, जो सफलता मिलती है, उसका श्रेय वो जो है ना दूसरों को देता है, उसका श्रेय नेता कभी नहीं लेता। अगर नाकामयाबी होती है तो देखेंगे कि नेता बोलता है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमसे कोई चूक हो गई, हमसे कोई गलती हो गई। इवन टू दैट रीजन अगर आप देखिएगा तो अरविंद केजरीवाल जो है उन्होंने भी आज मान ली कि भाई ठीक है। वैसे अगर हम हार की बात करें, आम आदमी पार्टी के हार की सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? सबसे बड़ी वजह तो मुझे ये लगती है कि देखिए, परसेप्शन जो है ना, परसेप्शन की जो राजनीति होती है वो बहुत मैटर करता है। आप देख लीजिए कि 2011 के आसपास जो है आम आदमी पार्टी जो है एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। उससे पहले जो है मनमोहन सिंह की अगुवाई में जो है सरकार चल रही थी यूपीए की, और एक परसेप्शन बन गया था कि भाई जो मनमोहन सिंह का जो मंत्रिमंडल है वो भ्रष्टाचारी मंत्रियों से घिरा हुआ मंत्रिमंडल है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा था। लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जो कई ऐसे उनके मंत्री थे वो भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे थे। इसके बाद जो है महंगाई बढ़ गई थी, वो जो है एक कंपाउंड हो गया समस्या में, जो है वो और जटिल बना दिया महंगाई ने। उसी दरमियान जो एक बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन, वो आंदोलन तो वैसे किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा चलाया गया आंदोलन नहीं था। उस आंदोलन का एक बड़ा चेहरा बने थे उस समय ये महाराष्ट्र के रालेगांव सिद्धि नाम की एक जगह है, गांव है, वहां से आए हुए अन्ना हजारे, और उसके एक बड़ा आंदोलन चला था। और उसी आंदोलन से जो है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था, उसी की कोख से जो है वो अरविंद केजरीवाल का जो है ना राजनीतिक रूप से जन्म हुआ था। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो एक व्यक्ति सामने में एक चेहरा बन के आया जी। उनका, और वो सिर्फ भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन का चेहरा नहीं था, उन्होंने कहा कि हम वैकल्पिक राजनीति देंगे। जो ट्रेडिशनल, जो परंपरागत जो पार्टियां हैं, इनके काम करने का तरीका बेहद भ्रष्टाचारी किस्म का है। तो हम अच्छे उम्मीदवार देंगे, ईमानदार उम्मीदवार देंगे। भ्रष्टाचारी तो सवाल, भ्रष्टाचार को तो बिल्कुल हम बर्दाश्त करेंगे ही नहीं। आरोप लगते ही जो है हमारा मंत्री या कोई नेता होगा वो तुरंत रिजाइन करेगा। लेकिन ये सब कुछ उल्टा हो गया। अब जो है सबसे बड़ा जो आरोप इन पर है वो भ्रष्टाचार का ही आरोप है। उस भ्रष्टाचार के आरोप में उनको जेल जाना पड़ा। ठीक है, मामला अदालत में है, अदालत से फैसला होगा कि ये आरोप सही है या गलत है। लेकिन एक जो है परसेप्शन तो ये बन ही गया। और सिर्फ यही नहीं, इनके मंत्रिमंडल में कई लोग, इनके जो डेप्यूटी थे, उनको भी भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना पड़ गया। तो सबसे बड़ा जो जिस परसेप्शन से ये बन के आए थे, वही परसेप्शन इनके लिए मुसीबत बन गई। और उल्टा परसेप्शन कि भाई सबसे बड़ा ईमानदार, इनको तो यही कहा जाता था कि भैया आप जो है क्या राजा हरिश्चंद्र की तरह ईमानदार है। सब लोग यही सवाल करते थे, तब की बात है जी जी। और आज हालत ये हो गया कि उन पे जो है वो इसी का आरोप लगा। खैर, इसको और हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसी बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी मुख्यालय में जश्न का माहौल है। और देखिए, थोड़ी देर में पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की वापसी हुई है, तो ऐसे में ये जश्न काफी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हुए बीजेपी की बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। बदल दिया है दिल्ली दिल से, दिल्ली को खुशहाल करेंगे। हर वो काम। तो देखिए, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भारी तादाद में बीजेपी ऑफिस पहुंच चुके हैं और इन्हें संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर के बाद। लेकिन हम बात कर रहे थे चुनाव नतीजों की, और जैसा कि हम बता भी रहे हैं कि 27 साल के बाद बीजेपी ने सरकार में वापसी की है, बड़ी जीत है। तो बड़े चेहरों की भी बात हो रही है, किन किन चेहरों के साथ मिलकर चुनाव जीता गया है। तो क्या लगता है इस बार सीएम के रेस में कौन कौन आगे हो सकता है? और हमेशा बीजेपी कहीं ना कहीं चौंका भी देती है कुछ अलग नाम लाकर सामने। बीजेपी क्या, प्रधानमंत्री मोदी चौंका देते हैं। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज का जो तरीका है और उनके फैसले लेने का जो तरीका है वो बड़ा चौंकाने वाला होता है। आप जानती हैं, आप याद करिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद जो है 2017 में क्या हुआ था। सब लोग यही कह रहे थे, लगभग हर जगह खबर चलने लग गई कि मनोज सिन्हा जो इन दिनों जम्मू कश्मीर में जो ये गवर्नर हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वो जो है मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और अचानक जो है पता चलता है कि भाई गोरखपुर के जो सांसद हुआ करते थे योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं। महाराष्ट्र के बारे में भी काफ़ी कुछ कहा गया, हरियाणा में लोग चौंक गए। उसके बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव के जो परिणाम आए थे उसके बाद जो है किसी को अंदाजा नहीं था कि तब जो है रघुवर जो है दास वो जो है मुख्यमंत्री बनेंगे। तो किसी को नहीं पता था कि खट्टर साहब जो है हरियाणा में मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो जो प्रधानमंत्री है वो अपने फैसले से वो चौंकाते रहते हैं। तो अब ये भी बात कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल को जो हराया है परवेश वर्मा ने, वो रेस में नंबर 1 पर है। क्या लगता है वो हैं अभी बने? इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, इस तरह जिस उम्मीदवार को उन्होंने हराया है हाँ। वो कोई और नहीं, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा नेता, सबसे बड़ा चेहरा अरविंद केजरीवाल है। तो इसी के लिए एक शब्द बना है जाइंट किलर, हाँ, जिसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो सबसे बड़े जो उम्मीदवार थे, विपक्ष का जो सबसे बड़ा, भारतीय जनता पार्टी के लिए विपक्ष का जो सबसे बड़ा उम्मीदवार था, उसको उन्होंने हराया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। परवेश वर्मा एक कंटेंडर बिल्कुल हो सकते हैं। आप देखिए, जो रमेश विधूरी हैं, वो भी एक बड़े कंटेंडर हो सकते थे, लेकिन वो चुनाव हार गए हैं कालका जी से। और रही बात परवेश वर्मा की, तो परवेश वर्मा जो है बांसुरी स्वराज को लेकर भी चर्चा हो रही है। अब इंटरेस्टिंग है कि जिन दो नामों का आपने जिक्र किया है, दोनों दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं, उनकी संतान है। बांसुरी स्वराज सब जानते हैं, हालांकि सुषमा स्वराज जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं रही थी। उनको आखिरी समय में चुनाव मैदान में लाया गया था और उसके बाद लेकिन वो चुनाव भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। बहरहाल बांसुरी स्वराज को लेके भी चर्चा होने लगी है, हालांकि वो सांसद हैं, वो चुनाव नहीं लड़ी हैं। जी। और जहां तक बात परवेश वर्मा की है, ये इनके पिता जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साहिब सी वर्मा जी। बहुत शालीन थे और उनका एक अपना व्यक्तित्व था। एक दिलचस्प आंकड़ा इसमें यह भी है कि जो 5 उम्मीदवार इस बार उतारे गए बीजेपी की तरफ से, उसमें से बिहारी थे और उसमें से भी बताया जा रहा है कि ज्यादातर ने जीत ली है। तो क्या लगता है कि इसका असर बिहार पर किस तरीके से पड़ेगा? हालांकि जो राजनीतिक विश्लेषक जिनसे हमने बातचीत की, तो वो कह रहे थे कि बिहार और दिल्ली के चुनाव को एक साथ नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि बिहार में जातिवादी राजनीति ज्यादा हावी है एज कम्पेयर टू दिल्ली। नहीं, ये ठीक बात है। वैसे जातिवादी पूरी राजनीति तो यहाँ नहीं हुई, बट झुग्गी झोपड़ियों में जो एक बड़ी संख्या में करीब 20% जो दलित रहते हैं, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था भारतीय जनता पार्टी की जीत में यहाँ अभी दिल्ली में। हाँ, इस सवाल का भी हम जवाब जानने की तलाश करेंगे, ढूंढेंगे। हम ये थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं परवेश वर्मा के बारे में। परवेश वर्मा जो है जाट समुदाय से आते हैं और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीजें उनके फेवर में जाती हैं। जैसे अगर आप देखिए दिल्ली की जो ज्योग्राफी है, इसका जो भूगोल है, उसके आसपास का एरिया आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश आता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका। ये जो है वो किसानी वाला एरिया कहलाता है। हरित प्रदेश भी उसको कहते हैं और यहाँ पे जाटों की अच्छी खासी संख्या है। फिर आप हरियाणा पास में चले जाइए, सोनीपत, पानीपत,
नजफगढ़ से उधर शुरू हो जाता है, आपका हरियाणा का इलाका है। इधर फरीदाबाद आपका जो सटा हुआ एरिया, गुड़गांव हो गया। तो अगर आप देखिएगा ना, तो आसपास में जो है जाटों का जो है राजनीति के लिहाज से भी जो बहुत अच्छा प्रभाव है और बहुत ये दमदार दमखम रखते हैं यहाँ की राजनीति में, दिल्ली की भी राजनीति में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसके बाद जो है हरियाणा की राजनीति में। तो और दिल्ली में आप गौर करिए कि बहुत सारे धरना, प्रदर्शन, आंदोलन चलते रहते हैं, और इसमें जो आसपास के लोग हैं उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो और ऐसे अगर आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल की पंजाब में सरकार है। हाँ। और किसान आंदोलन को आपको याद होगा कि जो है बहुत हवा दिया गया था। किसान आंदोलन जो यहाँ बड़े लेवल पे हुआ था, और उसमें निश्चित रूप से जो है कांग्रेस की भी कहा जाता है कि का जो है वो सक्रिय जो है सहयोग था उस आंदोलन में, और आम आदमी पार्टी का भी था। और इस तरह के आंदोलन में आसपास के जो जाट समुदाय के जो लोग आते हैं वो बड़े सशक्त लोग हैं, जागरूक लोग हैं। तो आंदोलन को वो और इंटेंसिफाई करने की क्षमता रखते हैं, ताकत रखते हैं। आप याद कीजिए ये राकेश टिकैत थे ना? जी राकेश टिकैत, किसान आंदोलन। वो जाट समुदाय से आते हैं। किस तरह से उन्होंने जो है आंदोलन में जो है उसको बड़ी भूमिका निभाई थी। तो अगर कोई जाट मुख्यमंत्री दिल्ली में होता है तो जाहिर है कि एक आप देखिएगा एक सहानुभूति तो रहती ही है, सो जाती है। अगर नेता हो, मुख्यमंत्री हो, तो उसको लेकर एक जो है एक नेचुरल सिंपैथी रहती है, या उसके प्रति एक नेचुरल आकर्षण रहता है। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि परवेश वर्मा को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि बहुत रिस्क है, क्योंकि मोदी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है, बड़ा मुश्किल। बिल्कुल, तो इंतजार करना होगा कि किसे ये जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन परवेश वर्मा ने आज जीतने के बाद क्या कुछ कहा था, एक बार दर्शकों को वो सुना देते हैं। 10 साल से साथ नहीं मिल पा रहा था, दिल्ली में कोई काम नहीं हो पा रहा था, मगर ये जो सरकार बन रही है दिल्ली में, ये प्रधानमंत्री जी के विजन को दिल्ली में लेके आएगी। तो मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अपना समय दिया, और मैं ये जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देता हूं। कौन होगा अब मुख्यमंत्री? आपको इस बात का भरोसा था? मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं, और ये जीत, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है, ये सभी दिल्ली वासियों की जीत। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगी, सभी नई दिल्ली वासियों का धन्यवाद करना चाहूँगी। हाँ जी, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार, आज पापा जो जीत रहे हैं वो आप सबके समर्थन के साथ जीत रहे हैं, और एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सब बहुत टेंस थे, लेकिन जैसा हम तीनों ने 4 दिन पहले भी बोला था, बहुत क्लियर कट विक्ट्री आएगी, बस सही वक्त का इंतज़ार था। दिल्ली वाले समझ गए कौन उनका मजाक उड़ा रहा है, कौन उनकी भावनाओं के साथ खेल रहा है। इस बार दिल्ली ने झूठ को विक्ट्री नहीं दी। और देखिए, हम आपको ये विश्लेषण यही कर रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी के पीछे की हारने की वजह क्या क्या रही। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई मुद्दे, जिन मुद्दों को, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, पूर्वांचलियों का मुद्दा हो, इन मुद्दों को बीजेपी ने उठाया और उसे भुनाने की भरपूर कोशिश की, उसमें सफलता भी हासिल कर ली। लेकिन उसमें एक और मुद्दा, या फिर आप कह सकते हैं एक और रीजन ये रहा, जो हमारे पास अभी लिस्ट भी सामने आई है, मुझे लगता है कुछ विधानसभा की सीटों की ये लिस्ट है, जिसमें ये दिख रहा है कि कांग्रेस ने बीजेपी के रास्ते को और आसान कर दिया। क्योंकि कहीं कहीं अगर राजेंद्र नगर सीट की बात करें तो कांग्रेस को 4015 वोट मिले, जबकि आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक 1231 वोट से हार गए। तो कांग्रेस की वजह से भी नुकसान हुआ एक बड़ा आम आदमी पार्टी को। अब देखिए, ऐसा है कि चुनाव परिणाम आ चुके हैं, तो बहुत तरह के हिसाब किताब लगाए जाएंगे। ये भी देखा जाएगा कि क्या जो है कोई तीसरा फैक्टर भी था जी। निश्चित रूप से कांग्रेस का जो वोट हुआ करता था, वही सारे वोट जो है किसके हो गए बाद में? आम आदमी पार्टी के हो गए। और फिर जब कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरी सक्रिय रूप से, ऐसा नहीं है कि पिछले बार चुनाव में कांग्रेस थी ही नहीं, कांग्रेस तो बिल लगाकर चुनाव लड़ रही थी। तो जब इस बार कांग्रेस चुनाव मैदान में थोड़ा एक्टिव तरीके से आई, तो जाहिर है कि कांग्रेस ने वो वोट लिया है जो उसी का वोट था जी। तो पूरी तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कांग्रेस ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बहुत ज्यादा मदद कर दी है, क्योंकि कांग्रेस का वोट जो था वो कांग्रेस के पास चला गया। और अगर और आम आदमी
पार्टी जो है उसके जो वोटर्स थे और जो डेडिकेटेड वोटर्स थे, वो डेडिकेटेड वोटर उनके पास रह गए। लेकिन ये कांग्रेस का जो फैक्टर है, निश्चित रूप से ये जो है थोड़ा कहीं न कहीं बहुत हेल्पफुल काम किया हुआ। है, बिल्कुल। हाँ। और हम इस पर और विस्तार से इस पर बातचीत करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि दिल्ली चुनाव में जीत के बाद क्या इसका परिणाम का असर बिहार पर पड़ने वाला है, क्योंकि बिहार के जो एनडीए के नेता हैं वो भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे। साथ ही साथ पीएम मोदी का संबोधन भी अब से कुछ देर के बाद शुरू होगा। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।